नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। इससे संबंधित मैं 2 वीडियो में आपको सारे नंबर्स के बारे में, फिर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अब आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो नंबर सिस्टम वाला हमारे सिलेबस का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नंबर सिस्टम जैसे कंप्यूटर वाली भर्ती में भी आता है और भी बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो वो सब ये विद्यार्थी ये वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मैं सिलेबस ले रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं जो कि डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं लिख रखा है, लेकिन चूंकि आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं, रियल नंबर्स भी हैं, रेशनल इरेशनल भी दिए गए हैं, तो ये उसी का पार्ट है और ये सिलेबस से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। अब संख्याओं के गुणधर्म जब भी किसी आप गाइड के अंदर देखते हैं, खासतौर से आर्ट्स के स्टूडेंट, तो वो इसको देखते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें नाम इस प्रकार के हैं, संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म या साहचर्यता, इस प्रकार के तत्समक, मतलब उनके नाम ऐसे भारी भारी लगते हैं कि विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी उसे वहीं छोड़ देते हैं कि भाई ये तो छोड़ दो इस टॉपिक को, और फिर उनका मैथ से भी मन भर जाता है, क्योंकि ये सिलेबस के शुरुआत के टॉपिक हैं और उसमें जब ऐसा आता है शुरुआती 2-4 पेज में ही ये आ जाते हैं, चाहे कोई भी गाइड हो, और फिर विद्यार्थियों का मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जो गुणधर्म है संख्याओं के, जो प्रॉपर्टीज है नंबर्स की, वो इतनी इजी है कि यदि एक बार आप उनका कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो उससे संबंधित आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। और एक बार समझने के बाद में आप किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से पढ़ेंगे, आपको एकदम कंप्लीटली समझ आने लगेगा, सारे उसके क्वेश्चन आप सोल्व करने लगेंगे। तो मैं इसको समझाने की आज कोशिश करूंगा एकदम इजी वे में। देखिए, गुणधर्मों की बात करते हैं तो हम सामान्यतः संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमयता और साहचर्यता की मुख्य तौर से बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, क्योंकि कुछ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी देखते हैं। फिर हम उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वितरण, योग का गुणन पर वितरण या व्यवकलन का गुणन पर वितरण। व्यवकलन जो शब्द आता है, आपने किताब में भी कई बार देखा होगा, वो घटाने के लिए आता है, सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर इसके अलावा तत्समक और प्रतिलोम। तो ये एक एक करके मैं बताता जाऊंगा और आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले देखिए, पहला गुणधर्म, मैं जो जैसे किताब में दे रखा है वैसे नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको गुणधर्म वाइज बताऊंगा। संवृत गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप जो भी बुक देखेंगे उसमें आपको दिया हुआ मिल सकता है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए यानी प्राकृत संख्याओं के लिए सारे गुणधर्म बता दिए, फिर पूर्ण संख्याओं के लिए सारे, फिर परिमेय संख्याओं के लिए। मैं एक गुणधर्म लूंगा और सारी संख्याओं के लिए आपको बताता चलूंगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, संवृत गुणधर्म क्या है। देखिए, मैथमेटिक्स में मुख्य तौर पर 4 ऑपरेशन हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। इन चारों के लिए आपको यह देखना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं प्राकृत संख्याओं के लिए। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं मैंने आपको बताई थी 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से अनंत तक प्राकृत संख्याएं चलती हैं। अब संवृत गुणधर्म क्या है कि आप जैसे प्राकृत संख्याओं के लिए संवृत गुणधर्म की बात करेंगे तो कोई भी इनमें से 2 संख्याएं, उनको जोड़ने पर क्या आता है वो देखना है, उनको घटाने पर क्या आता है, उनको गुणा करने पर क्या आता है, उनको भाग देने पर क्या आता है। सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूं आपको योग के लिए, जोड़ के लिए यानी एडिशन के लिए, आप किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़कर देखिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गिनती में बहुत आएंगी। जैसे 3 में आपने 8 जोड़ा, क्या आया? 11। 2 में आपने मान लीजिए आगे 25 आएगा, 25 जोड़ा, क्या आया? 27। ये जो संख्याएं आ रही हैं जोड़ने पर, जैसे 11 आया, 27 आया, क्या वो इन संख्याओं में नहीं आएंगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे, उसमें 11 भी आएगी, 27 भी आएगी। हमने क्या देखा, आप कोई भी प्राकृत संख्याओं में से कोई भी 2 संख्याएं जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने पर प्राकृत संख्या ही आती है। प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृत संख्या ही आती है। इसलिए योग के लिए प्राकृत संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हो गई। तो योग के लिए ये संवृत है। मैं कुछ देर ऐसे बोलता रहूंगा तो आप समझने लगेंगे। योग के लिए संवृत है क्योंकि कोई भी 2 संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर 2 संख्याएं प्राकृत ही आती हैं। अब देखिए, इसको आप लिखते कैसे हैं? जैसे a प्लस बी, a और b 2 प्राकृत संख्याएं हैं, उनको हमने जोड़ा तो जो संख्या आती है वो संख्या कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या ही आएगी। तो इसलिए ये क्या है? योग के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं संवृत हैं।
घटाने के लिए देखिए, घटाने के लिए या इसके लिए शब्द हिंदी में लिखा हुआ आता है व्यवकलन के लिए, इंग्लिश में कहेंगे तो आप फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। अब आप किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को घटाकर देखिए। देखिए आप बड़ी में से छोटी घटाएंगे, जैसे 3 में से 1 घटाया तो क्या आया, प्राकृत संख्या आई। एक प्राकृत में से दूसरी प्राकृत घटाई तो प्राकृत आई। लेकिन यदि आप छोटी में से बड़ी घटा देंगे तो जैसे 4 में से मैंने 7 घटा दिया तो ये -3 आ जाएगा। अब यहां पर ये प्राकृत संख्या नहीं है। आप देखेंगे प्राकृत संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं, यानी व्यवकलन के लिए यानी घटाने के लिए प्राकृत संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं, तो इसके लिए संवृत गुणधर्म का पालन नहीं होगा, प्राकृत संख्याएं नहीं करेंगी। तीसरा देखिए गुणन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन के लिए कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को आप गुणा कीजिए। जैसे 2 को 3 से गुणा किया मैंने, 2 3 6, या जैसे 8 को 11 से गुणा किया, 11 8 88। आप किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करेंगे प्राकृत संख्या ही आएगी। 6 भी प्राकृत संख्या है, 88 भी प्राकृत संख्या है। इस 1 से आगे अनंत तक की सीरीज में आप किन्हीं भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं में से कोई संख्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। यानी गुणा करते समय यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करते हैं तो गुणा करने पर प्राकृत संख्या ही आएगी हमेशा। तो गुणा के लिए प्राकृत संख्याएं संवृत हैं, या आप कह सकते हैं कि संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। फिर चौथा है भाग के लिए या विभाजन के लिए कह सकते हैं आप, इंग्लिश में कहें तो डिवीजन के लिए कह सकते हैं आप। भाग देखिए यदि देखिए सामान्य सी संख्या है, जैसे जिसमें भाग जाता हो आपस में, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। लेकिन ऐसी संख्या आ गई जैसे 5 में आपने 3 का भाग दिया, क्या आएगा, 5 में 5 भाग 3, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, 5 भाग 3। 5 में 3 का भाग देंगे, पूरा भाग जाएगा नहीं, तो क्या आएगा, 3 एकम 3, फिर यहां 1 आ जाएगा, नहीं सॉरी 2 आ जाएगा, यहां पॉइंट लगाओगे, यहां 0 लगाओगे, 3 से घटा, अब ये दशमलव की संख्या आएगी। यानी 5 में 3 का भाग देने पर क्या दशमलव की संख्या प्राकृत संख्याओं में है, नहीं। यानी किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का भाग करने पर जो संख्या आती है वो प्राकृत संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए भाग के लिए भी ये संवृत नहीं है। तो किसके लिए हुई प्राकृत संख्याएं, किसके लिए संवृत है, योग के लिए, या जोड़ कह सकते हैं आप, जोड़ने के लिए और गुणा करने के लिए। प्रश्न कैसे आ सकता है कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है, प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है, प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत हैं, और प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत हैं। बताइए निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो आप उसमें से कौन से सही मानेंगे? एक तो योग के लिए संवृत होती हैं, एक गुणन के लिए संवृत होते हैं, तो आप कह देंगे कि पहला और तीसरा कथन, उसमें से जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपना मार्किंग कर देंगे। तो ये बिल्कुल आसान, अभी ये बार बार रिपीट होगा क्योंकि सभी संख्याओं के लिए हम देखेंगे तो बार बार रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये संवृत गुणधर्म मैंने आपको बताया है प्राकृत संख्याओं के लिए। अभी संख्याएं दूसरी हो, मान लीजिए जैसे प्राकृत के बाद में मैंने आपको होल नंबर्स बताए थे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखिए, पूर्ण संख्याओं में और क्या एक्स्ट्रा है, 0। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आती हैं। इनके लिए देखिए सबसे पहले चारों बताता हूं मैं आपको, योग, व्यवकलन लिख दीजिए या घटाव लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, और डिवीजन यानी भाग। चारों के लिए देखिए आप इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, संवृत गुणधर्म की बात कर रहा हूं मैं, कौन से गुणधर्म की बात कर रहा हूं, सबसे पहले संवृत की। आप इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ा 1, 3 में 4 जोड़ा 7, 5 में आगे 25 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। जोड़ने पर इन्हीं में से कोई संख्या आएगी, यानी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही आती है, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। तो योग के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। घटाव के लिए देखिए वैसे ही जैसे प्राकृत में था, जैसे छोटी में से बड़ी घटा देंगे तो किसकी संख्या आएगी, माइनस की। जैसे 3 में से आपने 10 घटा दिया तो माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 पूर्ण संख्याओं में होता ही नहीं है, तो घटाव के लिए संवृत नहीं है पूर्ण संख्याएं। गुणा के लिए देखिए आप इनमें से किन्हीं भी संख्याओं को गुणा करेंगे, 5 को 7 से गुणा करेंगे 7 5 35, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, आगे 10 को 11 से गुणा करेंगे 110 आ जाएगा। सारी संख्याएं गुणा करने पर वही आएंगी जो पूर्ण संख्याओं में आती हैं।
यानी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही आती है। इसलिए गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं समवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल नंबर्स में अप्लाई है। भाग करेंगे, जैसे 3 में आप 4 का भाग दे देंगे तो कहां से जाएगा 3 में 4 का भाग? दशमलव की संख्या आएगी या बट्टे की संख्या आएगी, 3/4 आ जाएगी। इसमें है ही नहीं 3/4, इसमें तो पूरे पूरे अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए समवृत्त गुणधर्म हो गया। इसके बाद में पूर्णांक, पूर्णांकों के लिए देखिए, पूर्णांक मैंने आपको क्या बताए थे? माइनस की संख्याएं आती है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार से। प्लस की भी संख्याएं आती हैं, माइनस की भी आती हैं, जीरो भी इसमें है, जो न प्लस है न माइनस है। इसके लिए देखिए आप समवृत्त गुणधर्म बता रहा हूं आपको सभी संख्याओं के लिए। समवृत्त गुणधर्म जोड़ के लिए देखो, योग के लिए समवृत्त गुणधर्म, इनमें से किन्हीं दो संख्याओं को आप जोड़िए। जैसे प्लस की, जैसे आगे 3 4 5 6 7 8 ऐसे आते जाएंगे। जैसे प्लस वाली कोई दो संख्याएं जोड़ेंगे, जैसे मैंने 1 में 5 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? 1 और 5 6। ये पूर्णांकों में आता है 6। कोई माइनस की संख्या ले लीजिए, जैसे -4 है, या इधर माइनस का 15 भी आ जाएगा। -4 और -15 हम किसके लिए कर रहे हैं? योग के लिए, तो जोड़ेंगे हम। -4 और -15 कितने हो जाएंगे? -19। -19 भी किस में आएगा? माइनस की गिनती में आप आगे जाएंगे तो पूर्णांकों में -19 आएगा। इसी प्रकार से आप 1 प्लस और 1 माइनस भी ले लेंगे। जैसे एक मैंने संख्या ले ली -11 और उसमें मैंने संख्या जोड़ दी कोई दूसरी, जैसे प्लस की ले ली मैंने 8 ले ली, तो -11 और +8 यानी कितना आएगा? -3 आएगा। तो ये भी किसमें है? पूर्णांकों में है। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं को, पूर्णांकों में से आप कोई भी दो संख्या लेकर उनको जोड़ते हैं तो एक पूर्णांक ही हमें मिलता है। तो इसलिए पूर्णांक योग के लिए समवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं। व्यवकलन के लिए देखिए, घटाव के लिए किन्हीं दो संख्याओं को घटाइए, प्लस और माइनस की और जीरो, इनमें से कोई भी दो संख्याएं। जैसे मैंने प्लस का 13 ले लिया और इसमें से मुझे घटाना है, घटाव के लिए कर रहे हैं ना, घटाना है। मैंने एक संख्या ले ली, जैसे माइनस वाले में 22 आ जाएगी, -22। ये घटाएंगे, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 13 और 22 कितने हो गए? 35। 35 किस में आता है? प्लस की गिनती में आ जाएगा, इसमें पूर्णांकों में। इसी प्रकार माइनस की, आप प्लस की कोई भी संख्या ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, जैसे आपने माइनस का 15 में से आप जीरो घटाएंगे तो माइनस का 15 ही आ जाएगा, ये भी एक पूर्णांक है। तो किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं को आप घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो घटाव के लिए पूर्णांक जो है वो समवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं। देखिए यहां पर प्राकृत घटाव के लिए पालन नहीं करती, पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए पालन नहीं करती, क्योंकि घटाने पर माइनस आ जाता था और माइनस पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में होता नहीं है, जबकि पूर्णांकों में माइनस की संख्याएं भी होती हैं। तो यहां व्यवकलन में भी घटाने पर क्या आएगी? इन्हीं में से कोई संख्या आएगी। तो इसलिए ये जोड़ के लिए भी है, घटाव के लिए भी समवृत्त गुणधर्म का पालन करता है। इसके बाद में देखिए गुणन के लिए, आप इनमें से कोई भी दो संख्याएं, जैसे 3 को मैंने -7 से गुणा कर दिया, 7 या 21, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस। इसी प्रकार जैसे मैंने 2 माइनस की ले ली, -5 गुणा -11, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 11 को 5 से गुणा किया 55। ये पूर्णांकों में आ जाएगा माइनस की गिनती में, ये भी पूर्णांकों में आ जाएगा माइनस की गिनती में। 7 को मैंने 0 से गुणा कर दिया, दोनों पूर्णांक है, 7 को 0 से गुणा किया 0, ये भी एक पूर्णांक है। यानी किन्हीं दो पूर्णांकों को गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसलिए गुणन के लिए पूर्णांक समवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं। भाग के लिए, डिवीजन के लिए देखिए आप भाग के लिए देखिए, भाग में नहीं हो पाएगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, जैसे 2/3 लिख दूंगा मैं, यानी 2 में भाग दूंगा 3 का, तो ये सरल नहीं होगा, यानी 2/3 आ गया। अब 2/3 क्या इसमें है? इसमें तो 2 अलग है, 3 अलग है, 2/3 तो नहीं है, ये तो एक परिमेय संख्या है जो इसका भाग नहीं है, यानी 2/3 आ जाएगा। ये 7/5 या माइनस का 13/7, इस प्रकार की संख्याएं इसके अंदर नहीं है, बट्टे की संख्या, क्योंकि आप 13 में 7 का भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव की संख्याएं पूर्णांकों में होती नहीं है। तो इसलिए पूर्णांक योग भाग के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करते। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर प्राकृत और पूर्ण संख्याएं समवृत्त गुणधर्म का पालन योग के अंतर्गत करती हैं और गुणा के अंतर्गत करती हैं, घटाव और भाग के अंतर्गत नहीं करती। जबकि पूर्णांक योग, घटाव, गुणा तीनों के लिए समवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं, भाग के लिए नहीं करते। अब जैसे मैं आपको परिमेय संख्याओं की बता दूं,
तो ये हमारा लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा समृद्ध गुणधर्म। तो ये पहला गुणधर्म है। ऐसे मैं आपको कई गुणधर्म बताऊंगा, लेकिन है इजी। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया था वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q दोनों क्या है, पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। यदि आपने पीछे वाले वीडियो देखे हों तो आपको परिमेय संख्याएं याद होंगी। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक भी हैं, प्राकृत भी हैं, ये सारी शामिल हैं। इसके अलावा इस प्रकार की संख्याएं भी शामिल हैं, जैसे 2/3, माइनस का 7/13, 1/23, इस प्रकार की, या ये जो 7, 3, माइनस का 2, माइनस का 13, 0, इस प्रकार की सारी संख्याएं इसके अंदर शामिल हैं। परिमेय संख्याओं में ऊपर पूर्णांक होना चाहिए, नीचे पूर्णांक होना चाहिए, सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको खूब अच्छे तरीके से समझाया था। अब आप इसके लिए देखिए, किसके लिए देखें, योग के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। देखिए इनमें से आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, मान लीजिए 3 + 7/21 है, तो वो कोई संख्या आ जाएगी, जैसे 15/21 आ गया। आप 3/7 को और 5/7 को जोड़ेंगे तो कोई और आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप -3 और -13/21 करेंगे। देखिए आप ऐसे कुछ भी करते जाएंगे, -3 + 13/21 आप लघुत्तम लेके सरल करेंगे, क्या आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। मान लीजिए -32/25, कुछ भी, मैं अंदाजन लिख रहा हूं, ये ऐसी कोई भी संख्या आ जाएगी। तो ऐसी कोई भी संख्या आएगी, उसमें ऊपर पूर्णांक होगा, नीचे पूर्णांक होगा, संख्या कैसी होगी, वो ऐसी कोई संख्या बनेगी, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही आएगी। इसलिए योग के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, योग के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। घटाने के लिए, अब देखो इसमें प्लस की भी संख्याएं होती हैं परिमेय में, तो माइनस की भी संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार की किन्हीं दो संख्याओं को आप घटाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या या तो प्लस की आ जाएगी या माइनस की आ जाएगी। ऊपर 33 आ जाएगा, नीचे 17 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 23 आ जाएगा, ऊपर 72 आ जाएगा, नीचे 125 आ जाएगा। सारी क्या बनेंगी, परिमेय, चाहे प्लस की आए चाहे माइनस की आए। तो आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो इसलिए घटाव के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं या समृद्ध हैं। गुणा के लिए आप इनमें से किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करेंगे, जैसे 3/7 को मैं -2/25 से गुणा कर दूं, क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 25 को 7 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा, 25 7 175 होता है वैसे। तो -6/175 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो ऐसे आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो संख्या जो आएगी वो भी परिमेय होगी। तो गुणा के लिए परिमेय का पालन करती हैं। भाग के लिए देखिए, अब भाग में एक इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो आप भाग को देखेंगे, जैसे मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक परिमेय संख्या मैंने ले ली 3/7 और एक ले ली मैंने वैसे -5/6 और इसमें मैंने भाग दे दिया। आप क्या देखेंगे, ऐसी कोई भी संख्या, भाग को देखिए गुणा में जब बदलते हैं, भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो इसके आगे वाली जो संख्या है उसका अंश नीचे चला जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा। कैसे, 6 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा। सिर्फ भाग को गुणा में बदलने पर आगे की जो संख्या है उसके अंकों को पलट दीजिए आप, क्या आ जाएगा, देखिए 3 को 6 से गुणा किया 18, 7 को 5 से गुणा किया -35, ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा -18/35। ये भी परिमेय थी, ये भी परिमेय थी, भाग दिया तो परिमेय आया। ऐसे आप किसी भी परिमेय संख्या का भाग देते रहे, परिमेय आएगा। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो यहां पर गड़बड़ करती है और वो है 0। जैसे मैं एक परिमेय संख्या ले लूं 3 परिमेय संख्याओं में आती है, 3/7 भी आती है, कुछ भी ले लो, और इसमें मैं भाग दूं 0 का, किसी संख्या में 0 का भाग। देखिए एक तो है 0/0, ये तो अनिर्धारीय रूप है, इसका तो निर्धारण नहीं हो सकता। जो गणित में अनिर्धारीय रूप होते हैं उसका एक उदाहरण है ये। लेकिन बाकी आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, इनफाइनाइट, यानी वो भाग आप ये मान लीजिए वो खत्म ही नहीं होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इनफाइनाइट कोई परिमेय संख्या नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है वो। तो जब 0 का भाग देंगे, क्योंकि 0 इसमें क्या है, एक संख्या है, 0 भी क्या है, मैंने आपको बताया था 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं आप। तो ऊपर भी परिमेय पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक, मैंने आपको बताया ना p/q के रूप की, जहां p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। सिर्फ ये जो q नीचे वाला है ये 0 नहीं हो सकता, ऊपर तो 0 हो सकता है। 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब आप एक परिमेय संख्या में दूसरी का भाग देते हैं तो आप 3/7 में मान लीजिए 0 का देते हैं, या 15 में भाग देते हैं 0 का, तो जब बटे में 0 हो, यानी जब आप 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, और अनंत आएगा तो परिमेय संख्या
नहीं आएगी। यानी एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का आप भाग देंगे तो परिमेय ही आती है सारी, लेकिन जीरो गड़बड़ कर देता है। जब हम कोई नियम लिखते हैं तो वो सबके लिए लागू होना चाहिए। तो यहां पर जीरो एक ऐसी संख्या है जो यहां पर गड़बड़ करती है। तो सिर्फ इस जीरो के कारण परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत हैं, घटाव के अंतर्गत हैं, गुणन के अंतर्गत समृत हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत समृत नहीं है, क्योंकि जीरो का भाग देने पर यहां पर दिक्कत आती है। तो ये आपको अब समझने की कोशिश करें आप कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण जो संख्याएं हैं वो सिर्फ जोड़ और गुणा के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। पूर्णांक और परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए भी करती हैं, घटाव के लिए भी करती हैं, गुणा के लिए भी करती हैं। सिर्फ भाग के लिए वो समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। यानी दो पूर्णांकों को या दो परिमेय संख्याओं को भाग दें तो वो एक पूर्णांक या परिमेय संख्या ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो ये समृद्ध गुणधर्म है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार जब समझ में आ गया तो फिर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये पहला गुणधर्म है। अब इसके बाद के गुणधर्म थोड़े से आपको इजी लगने लगेंगे, लेकिन वो इससे अलग हैं। इसमें तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, दो संख्याएं ले रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं। अब अगला गुणधर्म आपको बताता हूं, पहले इसमें साफ कर लेता हूं। दूसरा है इसके अंदर क्रम विनिमयता, या इसको लिखा हुआ आ सकता है क्रम विनिमय गुणधर्म, इंग्लिश में कहते हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए आपको क्या है, वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सिर्फ ये गुणधर्म दूसरे प्रकार का है। क्रम विनिमय यानी क्रम का जब क्या फर्क पड़ता है, क्या जब संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्राकृत संख्याओं के लिए बताता हूं क्रम विनिमयता। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। अब प्राकृत संख्याओं में सबसे पहले आप क्रम विनिमयता जोड़ के लिए देखें, योग के लिए। पिछली बार तो हमने ये देखा था कि जोड़ने पर, दो संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृत आती है नहीं आती। अब हम देखेंगे क्रम से क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। जैसे आप किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को जोड़िए, जैसे 1 और 5 को जोड़ दिया मैंने, क्या आया 6। अब इसका 1 और 5 का क्रम बदल दीजिए, 1 और 5 जोड़ा है, इसी प्रकार से आप 5 और 1 जोड़े। यानी देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ए में बी जोड़ूं मैं या बी में ए जोड़ूं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। जोड़ में फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप 1 में 2 जोड़ दें या 2 में 1 जोड़ दें, आएगा कितना 3। आप 10 में 13 जोड़ दें या 13 में 10 जोड़ दें, यानी 10 पहले लिख दें और 13 बाद में लिख दें, तो जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 और 10 23 ही होने, चाहे 10 और 13 कर दो, चाहे 13 और 10 कर दो। यानी यहां पर जोड़ने पर, प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर क्रम का फर्क नहीं पड़ता। यानी a प्लस बी बराबर बी प्लस ए ही आएगा। तो इसलिए प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमयता का पालन करती हैं या क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। समझ गए। अब घटाव के लिए देखिए, अब मैं घटाव करूंगा ना तो आप समझ जाओगे। देखिए घटाने पर देखिए, a में से मैं b घटाऊं और b में से मैं a घटाऊं तो क्या सेम बात आएगी, नहीं। जैसे कोई भी दो प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, जैसे मैंने एक 7 ले ली और एक 2 ले ली। 7 में से आप 2 घटाइए, कितना आएगा 5। अब उल्टा घटाइए, 2 में से 7 घटाइए, क्या आएगा -5। बराबर है क्या ये? एक में 5 प्लस का है और एक में माइनस का है, बराबर नहीं है ये। जैसे ही आप मान लीजिए 3 में से 4 घटाएंगे और 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा तो 1, लेकिन एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो इसलिए घटाने पर क्रम विनिमयता का गुणधर्म पालन नहीं करती कौन? प्राकृत संख्याएं। यानी योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं प्राकृत संख्याएं, घटाव के लिए नहीं करती। यानी क्रम बदल देंगे तो घटाने पर उत्तर सेम नहीं आएगा। तो ये क्रम विनिमयता है इस प्रकार से। इस प्रकार तो इसके लिए नहीं होगा ये। फिर तीसरा हम करते हैं गुणा के लिए। गुणा कीजिए किन्हीं दो संख्याओं, जैसे a को मैं b से गुणा करूं या b को a से गुणा करूं। a b यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? प्राकृत संख्याओं की। कोई भी दो प्राकृत संख्याएं ले रहे हैं तो सेम ही आएगा। जैसे कोई भी प्राकृत संख्याएं ले लीजिए आप इस गिनती में, जैसे 4 और मैंने 9 ले ली तो 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 आएगा, और 4 को 9 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 36 ही आएगा। 4 ने 36, 9 चौक 36, कैसे भी लिख दो आगे पीछे। तो इसमें गुणा करने पर क्रम का फर्क नहीं पड़ता। तो प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। चौथा भाग के लिए
देखिए भाग देंगे तो सीधा ही फर्क पड़ जाएगा। एक तो आप भाग दीजिए 10 में 5 का, और एक आप भाग दीजिए 5 में 10 का। ये तो 10 में 5 का भाग दोगे आप, कितना आएगा 5 दूनी 10, और 5 में 10 का भाग दोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 आएगा। एक में 2 आया, एक में 1/2, तो ये सेम नहीं रहेगा। यानी भाग देने पर यदि आप क्रम चेंज करते हैं भाग देने के लिए तो उत्तर अलग अलग आएगा, अलग संख्याएं बन जाएंगी। तो भाग के लिए क्रम विनिमेयता का पालन प्राकृत संख्याएं नहीं करती हैं। अब बाकी जितने भी हैं, ये तो मैंने प्राकृत संख्याओं के लिए बताया आपको, बाकी जितनी भी संख्याएं मैंने आपको पीछे बताई, जैसे आप पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो पूर्ण संख्याओं के लिए भी यही रूल रहेगा सबके लिए। यदि आप पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से, इनमें से आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, चाहे आप 1 में 2 जोड़ दीजिए तो चाहे 2 में 1 जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 7 में 13 जोड़ दीजिए, 13 में 7 जोड़ दीजिए, तो योग के लिए पालन करेंगे। तो योग का लिए ये हो गया। आप इनमें से घटाएंगे तो सेम नहीं आएगा। जैसे 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो ये बराबर नहीं होंगे। तीसरा, तो इसके लिए नहीं हुआ, ये जोड़ के लिए हो गया, घटाव के लिए नहीं हुआ। गुणा के लिए देखो, a को b से गुणा करें या b को a से गुणा करें, आप इनमें से कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए। 0 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 5 को 13 से गुणा करेंगे 65 आएगा, 13 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 65 आएगा। तो चाहे आप a को b से गुणा कर दें, चाहे b को a से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रम चेंज करने पर। तो ये हो गया हमारा। फिर भाग के लिए, a में यदि मैं भाग दूं b का या b में भाग दूं a का, तो ये कभी बराबर नहीं आएगा, किसी संख्याओं के लिए बराबर नहीं आएगा। ये तो यदि आप दो अलग अलग संख्याएं लेंगे तो भाग देने पर बराबर कैसे आएगा। जैसे आप 3 में 10 का भाग दोगे या 10 में 3 का भाग दोगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से अलग उत्तर आएगा। तो पूर्ण संख्याएं भी एक तो जोड़ के लिए पालन करती हैं और एक गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। घटाने के लिए और भाग देने के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है। जैसे मैं ये बराबर जो काट रखा है मैंने बराबर नहीं है, ये मान लीजिए मैं हटा दूं, यहां से सबको बराबर लिख दूं, 4 आपको दे दे कि बताइए निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको ये 4 दे दे, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, और a भाग बी गुणा बी भाग ए, और ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि जहां a और b पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपको यदि याद होगा कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, यानी क्रम चेंज करेंगे तो एक तो जोड़ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक गुणा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पहचान जाएंगे कि वे घटाने पर तो ऐसे बराबर नहीं होंगी और भाग देने पर नहीं होंगी, तो जो जो सही है वो आप आसानी से छांट लेंगे। तो ये हो सकता है। यह कथन दिया हुआ आ सकता है कि पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। बताइए निम्न में से कौन कौन से कथन सही है। तो आप एक तो जोड़ वाला और एक गुणा वाला, 2 सही हो जाएंगे 2 गलत हो जाएंगे, उसके हिसाब से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा आपका। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पूर्णांकों के लिए बताया, पूर्णांक क्या होती है, जैसे माइनस की भी संख्याएं होती हैं उसके अंदर, प्लस की भी संख्याएं होती है, 0 भी होता है, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। ये अब पूर्णांकों में से आप किन्हीं दो संख्याओं को देखिए। जैसे आप सोचेंगे कि माइनस की संख्याएं हो, तो पहले मैं योग के लिए बताता हूं आपको। जैसे एक मैंने माइनस का 7 ले लिया और एक प्लस की संख्या ले ली, जैसे 3 ले लिया, और इनका क्या करें हम योग। -7 और +3 कितना आएगा, -4। संख्या कौन सी ली है हमने, -7 और प्लस की 3। अब इनका क्रम बदल दो, पहले हमने 3 लिख दिया, बाद में हमने क्या लिख दिया, -7। करना क्या है इनका योग। देखिए 3 में -7 का भी यही आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, तो 3 - 7, 3 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, -4। कैसे भी कर लो आप, -4 ही आएगा। यानी कोई भी प्लस की संख्या ले लो, आप माइनस की संख्या ले लो, यदि आप उनका जोड़ आगे पीछे करते हैं संख्याओं को, पहली संख्या दूसरे के स्थान पर या दूसरी पहले के स्थान पर लिखते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके उत्तर में, योग वही आएगा। चाहे संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। यानी a और b यदि दो पूर्णांक हैं तो a प्लस बी बराबर b प्लस a आएगा। यदि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो ये बराबर आएगा। घटाने पर नहीं आएगा। देखिए कैसे,
जैसे मैं घटाव के लिए आपको बताऊं, उदाहरण के लिए जैसे पूर्णांकों में ये अभी हमने किया है, ये सारी संख्याएं पूर्णांकों में तो है, माइनस का उदाहरण लेने की जरूरत ही क्या है। जैसे मैं 7 में से 4 घटाऊं या 4 में से 7 घटाऊं तो ये बराबर आएंगे क्या? नहीं। 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा, 4 में से 7 घटाओगे -3 आएगा। तो घटाव के लिए नहीं करती हैं। इसी प्रकार से गुणा के लिए यदि आप किन्हीं पूर्णांकों को गुणा करोगे, -5 को 3 से गुणा करोगे -15, 3 को -5 से गुणा करोगे तो भी -15। जैसे माइनस की संख्या ले लो, जैसे मैंने -7 को गुणा कर दिया -2 से, क्या आएगा? माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 7 दूनी 14। अब क्रम बदल दो इनका, मैं -2 को गुणा कर दूं -7 से, तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 7 दूनी 14। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणा के लिए पालन करती हैं। और इसी प्रकार से जब आप भाग करेंगे तो भाग के लिए पालन नहीं करेंगे। जैसे भाग आप 2 में 3 का देंगे या 3 में 2 का भाग देंगे तो सेम नहीं आएगा, तो मैं बार बार बता चुका हूं आपको। तो इसमें इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के लिए यही सेम आप परिमेय संख्याओं के लिए याद रखें। आप परिमेय संख्याओं को, मैंने उदाहरण आपको बता चुका हूं, मैं ज्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है। आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका क्रम आप चेंज कर दो। चाहे परिमेय संख्याओं को यदि आप a + b या b + a करेंगे तो वो बराबर ही आएंगे, लेकिन यदि आप घटाएंगे तो नहीं आएंगे, गुणा करेंगे तो आप क्रम चेंज कर देंगे, बराबर आएंगे, भाग करेंगे तो नहीं आएगा। यानी इस रूल में क्रम विनिमेयता में सबके लिए सेम है, चाहे संख्याएं प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांकों की बात हो, चाहे परिमेय संख्याओं की बात करो। योग और गुणा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही क्रम विनिमेयता का पालन करेंगी सारी संख्याएं, भाग और घटाने के लिए नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है। फिर चाहे आपको कथन में कुछ भी दे दे कि a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं और ये 4 बातें दे दे, तो आप उसमें से आसानी से पहचान लोगे कि भी 2 संख्याओं को गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो उनको यदि हम क्रम बदल दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, भाग देंगे और माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो फर्क पड़ेगा, यानी सेम वो नहीं आएंगे, बराबर नहीं आएगा उनके बीच में चिन्ह। तो ये हमारा गुणधर्म हो गया दूसरा, क्रम विनिमेयता। अब इसके बाद में तीसरा है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो वो और बता देता हूं मैं इसको साफ करके। अब अगला है साहचर्य गुणधर्म, या इसको आप साहचर्यता कह दें, एसोसिएटिविटी कह दें या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दें, एक ही बात है। साहचर्यता में देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले जैसे मैं आपको प्राकृत संख्याओं के लिए ही बताने शुरू करता हूं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। साहचर्यता में क्या है कि यदि आप ग्रुपिंग से संबंधित है, यदि आप दो संख्याओं के ग्रुप किस प्रकार से बनाते हैं तो उससे रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले मैं योग के लिए बताऊं साहचर्यता को, तो ऐसे है देखिए, a + b + c 3 संख्याएं हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं की हम बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से मैंने लिखा a + b + c, तो 3 एक साथ तो जुड़ती नहीं, एक संख्या में दूसरी जुड़ती है फिर तीसरी जुड़ती है, इसी प्रकार से जोड़ होता है। यदि मैं इन दोनों का ग्रुप बना दूं, यदि a में पहले b जोड़ दूं, फिर इनका जो जोड़ आएगा उसमें c जोड़ दूं, या मैं पहले क्या करूं, b और c को जोड़ दूं, ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट पहले सरल होगा, आप बोर्डमास का रूल जानते होंगे। b और c को जोड़ दूं फिर उसमें a जोड़ दूं, तो क्या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे प्राकृत संख्याओं में भी बात कर रहा हूं मैं, 3 प्राकृत संख्याएं मैंने ले ली, जैसे एक 3 ले लिया, एक 8 ले लिया, एक मान लीजिए 15 ले लिया, और इसके बीच में मैंने प्लस का निशान लगा दिया। यदि मैं इन दो का ग्रुप बना देता हूं, क्या आएगा? 3 और 8 11, 11 में हम 15 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 26। अब इसके बाद में जैसे 3 8 और 15, अब मैं इन दोनों का ग्रुप बना दूं, क्या आएगा? 3, यानी इनका जोड़ हमें पहले करना है, 8 और 15 23, 23 और 3 26। क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप पहले शुरू की 2 संख्याओं को जोड़ते हैं या बाद की 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये साहचर्यता का नियम है। तो ऐसे भी स्टेटमेंट आपको लिखे हुए आ सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो साहचर्य गुणधर्म का पालन प्राकृत संख्याएं योग के लिए करती हैं, घटाने के लिए, घटाव के लिए नहीं करेंगी। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं कि यदि आप a - b - c घटाएं और a - b - c, यदि इन दो का ग्रुप बना दें आप और इन दो का अलग अलग ग्रुप बना दें तो ये बराबर नहीं होगा। उदाहरण देखिए, जैसे यही संख्याएं ले लेता हूं मैं, 3 - 8 - 15, और एक तरफ मैंने ले लिया 3 - 8 - 15 और ब्रैकेट मैंने यहां लगा दिया। देखिए उत्तर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट सरल करना पड़ेगा, 3 - 8 माइनस का 5 और माइनस के 15, -5 और -15 हो गए -20। यहां देखिए
3 माइनस ब्रैकेट सरल कीजिए, 8 में से 15 घटाएंगे आएगा माइनस का 7। अब माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 + 7 कितना आ गया 10। यहां माइनस का 20 आया, यहां 10 आया, तो ये बराबर नहीं होते। यानी माइनस के लिए प्राकृत संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। बिल्कुल इजी सी बात है ये। अब इसी प्रकार से हम गुणा के लिए देखें, यहां लिख देता हूं मैं, गुणा के लिए a को b से गुणा कर दूं मैं और फिर उस संख्या को c से गुणा कर दूं, या पहले मैं b और c को गुणा करके और फिर उस संख्या को a से गुणा कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे आप 2 गुणा 3 गुणा, जैसे मैंने 8 ले लिया, इन 2 को गुणा करो, 2 × 6 गुणा 8, 6 × 8 48। यहां मैं लिखता हूं 2 गुणा 3 गुणा 8। अब की बार पहले ब्रैकेट इसको सरल करेंगे, तो 3 × 8 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणा के लिए आप कोई भी संख्याएं ले लीजिए, गुणा के लिए प्राकृत संख्याएं साहचर्यता का पालन करती हैं या साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। घटाव के लिए नहीं करती, योग के लिए करती हैं। वैसा ही होगा ये सेम जो हमने पिछला पढ़ा था ना, क्रम विनिमयता, वही सेम होगा। और भाग के लिए जैसे मैं 5 भाग 4 भाग कुछ भी संख्या लिख, 10 लिख दिया मैंने, और इसका भाग देके देखो आप, जैसे मैंने पहले इन 2 का ग्रुप बना दिया, क्या आएगा ये 5 भाग 4 का मतलब 5/4, 5 में मैंने 4 का भाग दिया, और आगे भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगी 1/10। 5 भाग 4 भाग 10, पहले 5 में 4 का भाग दिया, भाग को जब आप गुणा में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है। जैसे 10/1 है, नीचे बट्टे में 1 तो सबके होता है, तो आप इसको भाग को गुणा में बदलेंगे सरल करने के लिए, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार की चीजें तो आपकी पूरी मैथ में ही काम आएंगी, मैं बेसिक बातें बता रहा हूं आपको। ये देखिए कट हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, नीचे 4 दूनी 8। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, जैसे मैं करूं 5 भाग 4 भाग 10, वही संख्या है 5 4 और 10। अब मैं इनका ग्रुप बनाता हूं, क्या आएगा देखिए, 5 भाग 4 भाग 10 का मतलब है 4/10। भाग को मैं गुणा में बदलूंगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे। देखिए ये कट रहा है यहां से 2 की टेबल में, 2 5 10, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा किया 25/2, 1/8 और 25/2, कहीं कोई मेल ही नहीं है। तो जब आप भाग देते हैं तो इस प्रकार से आप ग्रुपिंग अलग अलग करेंगे तो आपका रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो भाग के लिए प्राकृत संख्याएं इस साहचर्यता का या साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती। अब यही सेम एग्जैक्टली सेम चलेगा किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। यही सेम आपके लिए चलेगा पूर्णांकों के लिए, और यही सेम आपके चलेगा परिमेय संख्याओं के लिए। जैसे आप 3 संख्याएं ले, a + b + c, इन 2 का ग्रुप बना दूं मैं, और a + b + c, इन 2 का ग्रुप बना दूं, तो ये बराबर आएंगे जोड़ के लिए, चाहे संख्याएं प्राकृत हो, चाहे संख्याएं पूर्ण हो, चाहे संख्याएं पूर्णांक हो, और चाहे वो परिमेय संख्याएं हो। जैसे आपको कथन दे दे, इसी प्रकार से गुणा के लिए a गुणा b, इनका ग्रुप बना के c से गुणा कर दें, या b और c का ग्रुप बना के उसको a से गुणा कर दें, ये बराबर आएगा। तो इस प्रकार के 4 कथन आपको दे दें, जिनमें यहां प्लस प्लस लगा हुआ है, गुना गुना लगा है, माइनस माइनस और भाग भाग लगा है, तो आप इनमें से किसको सही मानेंगे, प्लस और गुणा वाले को। यानी साहचर्यता इस प्रकार से आप ग्रुप किस में बना सकते हैं, प्लस में और गुणा में, उसमें उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे ग्रुप कैसे भी बने हुए हो। तो ये साहचर्यता का नियम है। तो कोई भी संख्याएं हो वो साहचर्य गुणधर्म का पालन एक तो गुणा के लिए करेंगी और एक जोड़ के लिए करेंगी, घटाव के लिए और भाग के लिए नहीं करेंगी। तो ये 3 प्रकार के नियम हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे मेरी बातों को समझने लगे हैं। अब यदि आप यहां तक पहुंचे, क्योंकि कई विद्यार्थी बीच में ही छोड़ देते हैं, पता नहीं उनको समझ नहीं आता या कुछ और दिक्कत है। अब मैं आपको चौथे, पांचवें, छठे गुणधर्म के बारे में बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में, ज्यादा है ही नहीं उसमें कुछ। वितरण गुणधर्म, ये अलग अलग संख्याओं के लिए हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, सभी संख्याओं के लिए सेम है, चाहे संख्याएं पूर्णांक हो, प्राकृत हो, पूर्ण संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो, सबके लिए। क्योंकि आप बार बार वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सी फेमिलियर हो गए होंगे इन बातों से। तो देखिए, एक तो होता है योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इंग्लिश में आप ऐसे सोच सकते हैं। और दूसरा है व्यवकलन पर या घटाव पर गुणन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या है देखिए, आप बिल्कुल सामान्य तौर से हमेशा करते हैं, जैसे एक्स वाई में आपने कभी भी देखा होगा, आप क्या करते हैं कि 2x को मान लीजिए गुणा करना है y प्लस जेड से, आप हमेशा करते हैं ना, 2x को पहले y से गुणा कर देते हैं, फिर 2x को z से गुणा कर देते हैं, बीच में प्लस का निशान रह जाता है। तो वही है और कुछ नहीं है। जैसे 3 संख्याएं हैं, नीचे लिखता हूं मैं a b और c, मैं a को गुणा करता हूं b प्लस c से। अब की बार आप चिन्ह देखिए अलग अलग है, 2 संख्याओं का जोड़ है। ये संख्याएं प्राकृत भी हो सकती हैं, सबके लिए लागू है ये, प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, पूर्णांक, कुछ भी हो। a गुणा b प्लस c, तो इसका हमेशा क्या आएगा, आप पहले a को गुणा करेंगे b से, फिर प्लस का निशान, फिर आप a को गुणा करेंगे c से। हमेशा आप ऐसे ही तो सरल करते हैं। जैसे 7 गुणा x प्लस y है, तो आप क्या करते हैं, पहले 7 को x से गुणा करते हैं, फिर प्लस का निशान, फिर आप 7 को y से गुणा करते हैं, तो यह आ जाता है 7x प्लस 7y। ये सामान्यतः आप रूल हर जगह काम में लेते हैं। इसी रूल को कहा गया है ये वितरण गुणधर्म। तो ये तो जोड़ पर है, गुणा का वितरण, जोड़ पर गुणा का वितरण। ऐसे ही घटाव में है कि आप a को गुणा करें b माइनस c से, तो आप क्या करेंगे, पहले a को b से गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, फिर a को c से गुणा करेंगे। बिल्कुल आसान है ये सामान्य तौर से आप हमेशा यूज करते आते हैं। आज मैंने इसको एक गुणधर्म का नाम बता दिया, तो ये एक ही बात है। तो a गुणा b प्लस सी बराबर a को आप b से गुणा करें, फिर प्लस a को आप c से गुणा करें, और ऐसे ही माइनस में। तो ये वितरण गुणधर्म है, इसमें कुछ भी ज्यादा बताने लायक नहीं है। फिर अगला है इसमें तत्समक। जो आइडेंटिटी है ये 2 प्रकार की है, देखो बिल्कुल आसान, आप समझ जाएंगे। एक तो है योग के लिए, उसको कहते हैं, आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी योज्य, ये एडिशन के लिए है, योज्य तत्समक, और दूसरा है गुणात्मक तत्समक, ये गुणा के लिए। यानी कोई ऐसी संख्या है क्या जिसको हम संख्याओं में जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़े। जीरो एक ऐसी संख्या है, आप उसमें कोई संख्या जोड़ दें या उसको किसी संख्या में जोड़ दें, बात को समझिए। मान लीजिए a कोई प्राकृत संख्या है या पूर्ण है, परिमेय, जैसे मैं परिमेय बोल देता हूं, तो परिमेय में प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक सारे शामिल हैं, तो मैं परिमेय संख्या बता देता हूं। मान लीजिए a कोई परिमेय संख्या है, इसमें यदि मैं 0 जोड़ूं तो क्या आएगा, a आएगा। आपके पास 50 रुपए हैं और उसमें मैं 0 रुपए और दे दूं तो 50 ही तो रहेंगे। या मेरे पास पहले 0 रुपए हैं और कोई मुझे 50 दे दे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यदि मैं 0 में a जोड़ दूं तो भी कितना आएगा, a ही आएगा। यदि आप a में 0 जोड़ें या 0 में a जोड़ें, यानी 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 0 योज्य तत्समक क्या है, 0, शून्य। शून्य क्या है, प्राकृत संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांकों के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, सबके लिए, अपरिमेय के लिए भी, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। तो आपको कहे कि निम्न में से योज्य तत्समक कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, 0। योज्य तत्समक यानी वो संख्या जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो योज्य तत्समक है। ऐसे ही एक संख्या आप सोचिए मन में कि जिसको गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से। आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 एकम 7, 8 एकम 8, चाहे आप 1 को उससे गुणा कर दें, चाहे 1 आगे गुणा में लगा दें, चाहे पहले लगा दें। तो a को यदि मैं 1 से गुणा करूं तो क्या आएगा, a ही आएगा। या मैं 1 को a से गुणा करूं तो भी a ही आएगा। यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो 1 क्या है, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक आप याद रखेंगे क्या है, 1। कौन सी संख्या है, 1। योज्य तत्समक नहीं, सॉरी, गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक तो 0 है और गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे घटाने के लिए तत्समक क्यों नहीं बताया, क्योंकि किसी भी संख्या में से आप 0 घटाएंगे तो वही संख्या तो आएगी। जैसे मैं 50 में से 0 घटाऊंगा 50 नहीं, देखिए 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 आएगा, लेकिन 0 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, सोचकर देखिए। जैसे मैं a में से 0 घटाता हूं कितना आएगा, a, और मैं 0 में से a घटाऊं तो कितना आएगा, -a आएगा। ये बराबर नहीं होता है दोनों तरफ, इसलिए हम सिर्फ योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक की ही बात करते हैं। तो योज्य तत्समक सभी प्रकार की इन संख्याओं के लिए 0 है और गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। इसके बाद हमें प्रतिलोम समझ में आएगा। तो ऐसे ही हमारा अगला है प्रतिलोम।
या व्युत्क्रम इसको बोल देते हैं। व्युत्क्रम साधन कभी आता है, प्रतिलोम ही है, याद रखेंगे हम। तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम इनवर्स। इनवर्स तो ये भी दो प्रकार के हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक तो योज्य प्रतिलोम और एक है गुणात्मक प्रतिलोम। ये देखिए क्या है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो होगा जिसको उसमें जोड़ने पर योज्य तत्समक आ जाए, 0 आ जाए। समझ जाएंगे उदाहरण से। योज्य तत्समक देखिए, कोई संख्या है 7, आपको कहे कि इसका योज्य तत्समक क्या होगा, तो मुझे ये बताइए कि 7 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा। 7 में आप माइनस का 7 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 माइनस 7 कितना होगा, 0। यानी उस संख्या का चिन्ह बदलना है सिर्फ आपको। ऐसे ही आपको कह दे कि माइनस का 13 है, इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 13, क्योंकि माइनस 13 में प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी योज्य तत्समक आ जाएगा। आपको किसी भी संख्या का योज्य तत्समक पूछा जाए, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, सॉरी एडिटिव इनवर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि आपको किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आपको सिर्फ उसका चिन्ह बदल के बताना है। जैसे आपको कोई कह दे कि 12/13 है, इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो 12/13 में क्या जोड़ने पर 0 आएगा, माइनस का 12/13, माइनस का 12/13। ये इसके अंदर यदि आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 12/13 में से 12/13 घटाएंगे 0। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने की। कई बार क्या आता है, आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि माइनस का 3/-8 इसका योज्य प्रतिलोम कौन सा होगा, तो आप क्या याद रखेंगे कि भाई माइनस है तो माइनस का योज्य प्रतिलोम प्लस की संख्या हो जाएगी, चिन्ह ही तो बदलना है हमें। लेकिन यहां ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो ये संख्या खुद ही प्लस की है। इसमें ऊपर और नीचे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, 3/8 संख्या हो गई 3/8। अब आपको कहे कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका योज्य प्रतिलोम -3/8 होगा। ये आपको याद रखना है। चाहे माइनस नीचे लगा हुआ हो, जैसे 3/-10, आपको कहे कि इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो इसका योज्य प्रतिलोम आप प्लस का 3/10 लिखेंगे। इसका चाहे माइनस ऊपर लगा हुआ हो नीचे लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह लगा हुआ हो तो संख्या प्लस की हो जाएगी और उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का आएगा। यानी आपको यह देखना है कि किस संख्या, वही संख्या है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका जो ऑपोजिट आप साइन लगा के लिखेंगे तो वो 0 आएगा उससे। जैसे आपको कहे कि 8 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, -8 हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा कि आप एक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो होगा जिसको उससे गुणा करने पर 1 आ जाए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जोड़ने पर 0 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणा करने पर 1 आ जाए। उदाहरण से समझिए, आपको कोई कह दे कि एक संख्या है 5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप इसका उल्टा बताओ। 5 का उल्टा होता है 1/5, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। 1 क्या होता है, गुणात्मक तत्समक, यानी गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक आ जाए तो वो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी उस संख्या का उल्टा बताना है। आपको कह दे कि एक संख्या है 1/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 1/3 का उल्टा 3/1, यानी 3 ही हो गया। यानी इसको किससे गुणा करने पर 1 आएगा, 3 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा। यानी 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 3। ऐसे आपको कह दे कि 5/12 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसका उल्टा 5/12 का उल्टा 12/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 12/5, क्योंकि गुणा करेंगे 12 से 12 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। ऐसे ही माइनस की संख्या हो, इसमें आप चिन्ह मत बदलना, वो तो जोड़ में होता है। जैसे आपको उदाहरण दूं मैं, -2/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/-2, या -7/2 भी लिख सकते हो। माइनस नीचे और ऊपर आप ले जा सकते हैं, गणितीय प्रक्रिया है, उसको आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। यानी माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, संख्या का वैल्यू वही है। मान ये दोनों एक ही संख्याएं हैं। यदि देखिए ये नहीं, ये माइनस का 2/7 लिखूं मैं या 2/-7 लिखूं तो ये सेम बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये है -2/7 ही है, दोनों ही -2/7 है, क्योंकि आप -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये माइनस ऊपर भी आप ले जा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैं बता रहा था कि -2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसी संख्या जिससे इसको गुणा करने पर 1 आ जाए, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए।
इसका उल्टा क्या होगा, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। -2/7 का उल्टा हो गया 7/-2, क्योंकि इन दोनों को आप गुणा करेंगे, 7 से 7 कट गया, -2 से -2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। यानी आपको योज्य प्रतिलोम पूछे तो उसका चिन्ह बदल दो आप सिर्फ। जैसे 7 का योज्य प्रतिलोम -7, 8 का योज्य प्रतिलोम -8, 3/12 का -3/12, 8/25 का -8/25, -5/13 का +5/13। तो आपको सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है। और आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या का उल्टा बता दो। जैसे 7 का पूछे तो 7 का उल्टा 1/7, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 3/18 का पूछे या 3/118 का पूछे तो आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताओगे कि 118/3 होगा। -5/13 का गुणात्मक पूछे तो आप कहेंगे कि 13/-5 होगा। सीधी सी बात है। तो इस प्रकार के कथन आ सकते हैं, कोई अलग से सवाल आ सकते हैं, तो उनको आपको समझने की कोशिश करनी है। तो मेरे हिसाब से ये, आज मैं सोच रहा था वैसे कि जो घातांक वगैरह है, जो हम पावर वगैरह लगाते हैं कि 1 की पावर b है, 1 की घात m गुणा 1 की घात n, वो क्या होता है, या परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी हो वो कैसे आता है। तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में खत्म करूंगा, लेकिन ये जो आज गुणधर्म वाला टॉपिक है ये अलग सा टॉपिक है और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया, तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा जो कि 20-30 मिनट में मेरे हिसाब से लगभग खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। धन्यवाद।